पिछले हमने सालों में देखा है कि वो चौथा खंभा जो है पहले के साथ जाकर के मिल गया है और अब उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो दरबारी जो है मीडिया हो गया और वो अब अपने मालिक की वफादारी कर रहा है और वो जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है। और जबकि उसका मकसद ये है कि कैसे यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ईजिली यहाँ से निकाल करके जो है बड़े बड़े शहरों तक ले जाया जा सके, मुनाफे के लिए कंपनी अलग अलग जगह पर बेच सके, बाहर कहीं और विदेशों में उसका बेचा जा सके। देखने को मिलेगा कि जो माइनिंग के नाम पर जो रोजगार की बात की जाती है ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी ज़मीनें वो छीनते हैं और आपको आप ही की ज़मीन पर वो मजदूर बना देते हैं। इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके खिलाफ कोई विरोध हो तो उसको कैसे क्रश किया जा सके, कुचला जा सके, इसलिए सीआरपीएफ का इस्तेमाल लगातार इस देश में सरकारों ने किया है। हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं और जो अभी आदिवासी और दलितों के साथ चल रहा है, जो पूरे देश में कैसे उनके साथ जो एट्रोसिटी बढ़ रही हैं, किस तरह से उनको दरकिनार किया जा रहा है, सिलगेर का मामला हो गया चाहे हसदेव का मामला हो गया, इन्हीं सभी मुद्दों पे बात करेंगे। सर, आदिवासियों के साथ जो इस समय हो रहा है, दलित आदिवासियों के साथ जो हो रहा है पूरे देश में, उस पर पहले आपकी मैं राय जानना चाहूँगी। जी देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के अगर अभी तक हम लोग देखें तो आदिवासियों को जो है एक तरीके से समझिए कि सेकंड ग्रेड सिटीजन का जो है स्थिति में पहुंचा दिया गया है। लगातार सरकारों ने उनके ऊपर हमले किए हैं, उनके खिलाफ एक जंग जो है पिछले 75 सालों से छिड़ी हुई है और वो जंग इस बात को लेकर के है कि किस तरीके से इस देश में जितने भी संसाधन है, ज़मीन हो, जंगल हो और उसमें होने वाली तमाम तरीके के बाकी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको सरकार लगातार छीन रही है। और क्योंकि ये सारा का सारा इलाका वो है जो आदिवासी बाहुल इलाका रहा है, जहाँ आदिवासी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रही है, जो इन जंगलों को और इन ज़मीनों को और इन रिसोर्सेज को हज़ारों सालों से सहेज करके रखी हुई थी और ज़रूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा आज़ादी के बाद से उनका इस्तेमाल जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए करते रहे, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए करते गए। लिहाजा हमको देखने को मिला कि सरकारों ने उनको हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जगह एक जंग उनके खिलाफ छेड़ दी गई, उन इलाकों में पुलिस भेजी गई और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो जंग का मैदान एक वो पूरा का पूरा आदिवासी बाहुल इलाका बना हुआ है। अगर हम लोग हसदेव की बात करें, हम लोग सिलगेर की बात करें, उसके साथ साथ हम लोग झारखंड में देख सकते हैं नेतरहाट का मसला है। इसी तरीके से नर्मदा में जो है, गुजरात में जो है नर्मदा पार तापी जो लिंक परियोजना है, वो सब है। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो अभी रिसेंटली लगातार चल रहे हैं और ये वही है जो कि अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए जहाँ सरकारें इनको छीनने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इसको ऐसे समझिए कि इस देश के संसाधनों को बचाने के लिए आदिवासी लड़ रहे हैं और उनको छीनने के लिए सरकारें उनके खिलाफ जो है जंग छेड़ी हुई है और यही पूरा का पूरा इसका डिस्कोर्स है। आप देखिए कि 1994 से नेतरहाट जो झारखंड का इलाका है, वहाँ पर आदिवासी अपनी ज़मीन जो 245 गांवों की ज़मीन है, उस ज़मीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अभी हमने पिछले दिनों देखा था, लगभग 2 हफ्ते पहले, जब नेतरहाट के आदिवासी जो है रांची तक पैदल राजभवन तक लगभग 300 किलोमीटर की पदयात्रा करके पहुंचे थे। इसी तरीके से हमने देखा कि हसदेव के जो जंगल हैं, जहां लगभग 1,74,000 हेक्टेयर के जंगल है, जो कि राजस्थान राज्य जो विद्युत उत्पादन जो विभाग है उसके पास था, जहां से राजस्थान सरकार को विद्युत उत्पादन करना था, लेकिन उसे जो है MOU के जरिए जो है अडानी को दे दिया गया और अडानी ने वहां पर जंगल काटना शुरू कर दिया। वहां पर भी आदिवासियों ने लगभग 250 से 300 किलोमीटर की जो है पदयात्रा पिछले साल में की थी। उसके साथ साथ ये आंदोलन भी पिछले 2015 से लगातार चलता आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस जब वहाँ पावर में नहीं थी तो उन्होंने जाकर के आंदोलन का समर्थन किया था। अब जैसे ही कांग्रेस वहाँ पर पावर में आई है, वही कांग्रेस उन आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने की कोशिश कर रही है। सिलगेर का केस भी देखेंगे तो यही सिलगेर का केस है, जहाँ आदिवासियों की ज़मीनों को छीनने के लिए पुलिस कैंप लगा रातों रात वहाँ खड़े कर दिए गए। और पिछले साल हम देखते हैं कि जैसे ही आदिवासियों ने उन पुलिस कैंप के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना शुरू किया, आंदोलन करना शुरू किया, पुलिस ने ओपन फायरिंग की और उस ओपन फायरिंग में जो है 5 लोग शहीद हुए। तो उस पूरे के पूरे अगर हम सिचुएशन को समझें तो ये समझ में आएगा कि सरकारें लगातार अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए जो है उन ज़मीनों को छीनने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों को वो उनकी खबरों को भी देखेंगे तो यहाँ तक बहुत चंद आप जैसे लोग हैं जो खबरों को दिल्ली तक लेकर के आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें, उनको जो है बाकी की जनता के सामने जो है लेकर के जा रहे हैं कि देखिए कि आदिवासियों के खिलाफ किस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही है इस देश में। अदरवाइज आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं पर उनका कोई डिस्कोर्स में नहीं है, पूरी तरीके से कम्प्लीटली उनकी क्या वजह लगती है सर आपको कि वो लोग दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते, उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच पाती है? देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि इस देश का जो मीडिया रहा, ये जिम्मेदारी 2 ही संस्थानों की होती थी। या तो जो है जो सरकारों में जो लोग बैठे हैं वो लोग इन खबरों को बाहर लेकर के आते थे। अब क्योंकि सरकारों में तो उन्हीं के लोग हैं तो इसलिए वो लोग नहीं लाए।
दूसरा जो मीडिया संस्थान थे जिनके पास ये जिम्मेदारी थी, जिसे लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जा रहा था, जिसको माना जा रहा था कि यही वो चौथा खंभा है जो जनता के साथ में खड़ा होगा। लेकिन पिछले हमने सालों में देखा है कि वो चौथा खंभा जो है पहले के साथ जाकर के मिल गया है और अब उनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो दरबारी जो है मीडिया हो गया और वो अब अपने मालिक की वफादारी कर रहा है और वो जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है और इसीलिए उनकी आवाज़ें जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। बहुत कितने गिने चुने लोग हैं जो आज की तारीख में सिलगेर तक गए हैं, हसदेव तक गए हैं या नेतरहाट और नर्मदा के जो आंदोलन चल रहा है वहाँ तक गए। बहुत कम लोग हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जो पैरेलल मीडिया खड़ा कर रहे हैं या जो उन्हीं समाजों से जो पिछड़े तबके से लोग आते हैं, जो आदिवासी समाज से जो लोग आते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, वही उन्हीं की बात को जो है लेकर के आए। जी अच्छा, जैसे CRPF से मैंने बात की क्योंकि मैं भी अभी छत्तीसगढ़ से लौटी हूँ, आप भी छत्तीसगढ़ से लौटी हैं और जितना आप अंदर जाएंगे, जितना आदिवासी एरिया में जाएंगे, वहाँ हर 2-3 किलोमीटर पर CRPF कैंप लगा हुआ है और पूरी छानबीन से आपको अंदर जाने देंगे। तो CRPF से जब मैंने बात करी अनऑफिशियल, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है कि हम लोग जो है डेवलप कर रहे हैं, सारी चीज़ें, सड़कें बना रहे हैं और इन तक जो है सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। तो वो सुविधाएं मैं जानना चाहूँगी क्यों दिक्कत हो रही है फिर आदिवासी? देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी सरकारी परिभाषा है, यही दिक्कत तलब है। डेवलपमेंट का मतलब चौड़ी सड़कें, सड़क एक हो सकता है, एक हो सकता है कि चौड़ी सड़कें। चौड़ी सड़कों का मतलब 10 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन चौड़ी सड़कें अगर आप बनाने जा रहे हैं तो वो कतई आदिवासियों के हित में नहीं है। वो दरअसल इसलिए लाइनें बिछाई जा रही हैं, यही आर्गुमेंट आप याद करिए अंग्रेज हुकूमत के दौर में रेलवे लाइन जब बिछाई गई थी तब दिया गया था कि हम जो है इस देश को जो है विकास करेंगे, इसको आधुनिक बनाएंगे। और यही तर्क अब दिया जा रहा है कि हम सड़क बना करके, कारखाना लगा करके, जबकि उसका मकसद ये है कि कैसे यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ईजिली यहाँ से निकाल करके जो है बड़े बड़े शहरों तक ले जाया जा सके, मुनाफे के लिए कंपनी अलग अलग जगह पर बेच सके, बाहर कहीं और विदेशों में उसका बेचा जा सके। वो उसके लिए सरकार के इससे तो रोजगार भी बढ़ेगा। नहीं, एक चीज़ आप देखिए कि पिछले महीने का एक केस आया था जहां उड़ीसा के एक कलेक्टर थे, आदेश ठाकरे करके वो कलेक्टर थे, उनको जो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन थी उसने आदेश दिया था वहां के DGP को कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इस कलेक्टर को, और कमीशन के सामने पेश किया जाए ताकि जो है इनके खिलाफ जांच की जा सके। क्योंकि उनके खिलाफ एक आरोप ये आया था कि वहाँ के आदिवासियों ने ये आरोप लगाया था कि जब ये कंपनी यहाँ पर उड़ीसा की माइनिंग कंपनी लगी थी तब इन्होंने वादा किया कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और जैसे जैसे यहाँ इस माइनिंग में कंपनियों में जो है मशीन लगती गई, रोजगार खत्म होते गए और कलेक्टर इस बात को इंश्योर नहीं कर पा रहा है। कई हियरिंग के बाद भी जब वो नहीं पहुंचे तब उनके खिलाफ आदेश जो है दिया गया था। तो आप समझिए कि पूरे देश में आप देखने को मिलेगा कि जो माइनिंग के नाम पर जो रोजगार की बात की जाती है ये बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जमीन है वो छीनते हैं और आपको आप ही की जमीन पर वो मजदूर बना देते हैं, और जहाँ पर वो तब तक आप जिंदा रहेंगे जब तक उसमें जो है उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हो जाएंगी, जब तक उसमें मशीनें नहीं आ जाएंगी, जब तक उनका जो हित जो है नहीं सज जाता। उसके बाद आपको वहाँ से उठा करके फेंक दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि ये ज़मीन के आपके पास पट्टे नहीं है, ये ज़मीन तो आपसे ले ली गई है, आप या लीज में चली गई है, ऐसी जेड में चली गई, कहीं और जगह चली गई है, और फिर आप उसी तरीके से भटक जाते हैं और लैंडलेस मजदूर की तरफ चले जाते हैं, और या फिर आप शहरों की तरफ जो है अपने दिनचर्या के लिए, अपने डेली की लाइफ के सर्वाइवल के लिए निकल जाते हैं। और इसीलिए आदिवासी वहाँ विरोध करें। आप देखेंगे बस्तर में आप जब गई हैं तो इस देश में देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद में बस्तर एक ऐसा इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा जो है, अगर पर पर्सन के हिसाब से आर्मी को आप काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर बैठेगी। वहाँ के पुलिस जो है, आप जितने भी स्कूल है वो पुलिस के कैंप बने हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर लगातार लोग पुलिस या कैंप का विरोध कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए दिल्ली में कितनी पुलिस है, आपके अपने इलाकों में कितनी पुलिस है, जनसंख्या के अनुपात में अगर देखेंगे, और बस्तर में कितनी पुलिस है। ये क्यों है? क्योंकि वहाँ से उनके रिसोर्सेज को निकालना है, और इसीलिए वहां पर पुलिस बैठाई गई है कि जैसे तैसे बाई हुक और बाई क्रुक आप निकाल दीजिए। हसदेव में हमने देखा कि 1,74,000 हेक्टेयर का जंगल, ये वो जंगल है जिसे 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो गो जोन डिक्लेयर किया गया था, जिसका मकसद था कि इस इलाके में किसी भी तरीके की माइनिंग, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फोर्सेज का इंटरवेंशन नहीं होगा। लेकिन वहाँ हो रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश था। वहाँ पर NGT से लेकर के ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर के जो वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है, वो सब लोगों ने कहा कि इस इलाके में ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सरकारें वहाँ पर जो है माइनिंग करके उन सबको डिस्टर्ब कर रही है, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया है, और इसीलिए वहाँ पर जो है विरोध हो रहा है। सिर्फ पर्यावरण के मसले पे नहीं, वहाँ पे आदिवासी लाइफ को आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि इस देश में जब औसत उम्र निकालते हैं तो जब सोशल कैटेगरी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि एक आदिवासी एक सवर्ण व्यक्ति से जो है 7 साल कम जिंदा रहता है, एक पुरुष की बात करें, एक आदिवासी महिला सवर्ण महिला से 4 साल कम जिंदा रहती है। ये 70 साल बाद की स्थिति है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस देश में आदिवासियों की क्या स्थिति है।
इसका मतलब ये होगा कि जो दावे आपने विकास के किए गए थे वो फेल रहे, और वो कम्प्लीटली फेल रहे। आप उनको जो उनकी बेसिक ज़रूरतें थी वो डिलीवर नहीं कर पाए। आपने सिर्फ और सिर्फ वहाँ से जो है शोषण किया, उनके जो संसाधन थे उनको वहाँ से निकाल कर खिलाए ताकि आपका प्रॉफिट जो है मुनाफा बढ़ाया जा सके। जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी, जब सरकार किसी को सुख सुविधा देती है, स्कूल देती है, सड़क देती है, तो वो आपको डायरेक्ट मिल सकती है सरकार से, लेकिन वहाँ जो छत्तीसगढ़ में हम लोग आदिवासियों के साथ देख रहे हैं, तो वहाँ CRPF को तैनात किया गया है, कैंप लगाया जा रहा है। तो CRPF इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? CRPF को अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल आज की तारीख में ज़्यादातर उन जगहों पर लगाई गई, खास करके सेंट्रल इंडिया में और जो इन इलाकों में जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन के लिए CRPF लगाई है। दरअसल ये आदिवासियों के लिए नहीं, आदिवासियों की सुरक्षा के लिए नहीं, आदिवासियों के और किसी हक हुकूक के लिए नहीं, उनको जो है बेहतर जीवन देने के लिए नहीं है। दरअसल इंडस्ट्रीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके खिलाफ कोई विरोध हो तो उसको कैसे क्रश किया जा सके, कुचला जा सके, इसलिए CRPF का इस्तेमाल लगातार इस देश में सरकारों ने किया है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हो रहा है आज की तारीख में। और पूरे देश में देख लीजिए, जिस इलाकों में जहाँ ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उन इलाकों में CRPF आपको भारी तादाद में मिलेगी, ताकि वहां से आदिवासियों को खदेड़ा जा सके। इस देश में 2006 में पहली दफा आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया गया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। उससे पहले तो मालिकाना हक ही नहीं था, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए ही नहीं थे। और जब 2006 में जब दिया गया तो उसके खिलाफ में भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ। और उस सब के दौरान जितना इस देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी है, लेकिन केवल उस फॉरेस्ट राइट एक्ट के बाद में सरकारों को ये कहा गया था कि आप आदिवासियों के बीच में जागृति लाइए, उनसे कहिए कि आप अपनी जमीन पर मालिकाना हक के लिए आवेदन कीजिए, सरकार को अपनी एप्लीकेशन दायर कीजिए। सिर्फ 42 लाख लोगों ने, कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों मिलाकर के 42 लाख लोगों ने ही अपने दावे दायर किए थे। सोचिए, 10 से 11 करोड़ में से 42 लाख, उनमें से भी सिर्फ 19 लाख के दावे पास हुए, 23 लाख के दावे रिजेक्ट किए। आज की तारीख में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उसी के जो वर्डिक्ट जब भी आएगा उसके हिसाब से अगर सरकार ने ठीक से उस पूरी की पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, जैसा कि हमने 2019 के फरवरी में देखा था जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, तब उसमें जो है कहा गया था कि जिनके दावे कैंसिल हो गए उन्हें ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। उस दौरान का डेट जो था वो कह रहा था कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जाएगा। तो ये स्थिति आज की तारीख में है। तो सरकारें और CRPF यही काम कर रही है कि पहले तो पट्टे नहीं बनाती है, फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट कर दी गई। ग्राम सभा से लेकर के अनुसूची 5 तो संविधान में प्रिस्क्राइब है भाई, संविधान देन है। उस संविधान में जो चीजें दी गई थी उनको वायलेट किया जा रहा है लगातार। पेशा एक्ट 1996 को वायलेट किया जा रहा है लगातार। ग्राम सभाओं को जो है वायलेट किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, या उनकी जगह फर्जी ग्राम सभा बना करके उन जमीनों को कब्जा कर लिया है। तो अगर कंप्लीटली आप पूरे सिनेरियो को समझेंगे तो पता चलेगा कि सरकार और पूरी की पूरी मशीनरी इस देश के आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, आदिवासी तो दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो बहुजन आंकड़ा कहा जाता है कि 85% है, वो लोग भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसकी क्या मेन वजह लग रही है कि वो लोग भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे? क्योंकि आदिवासी तो यहाँ नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग भी क्यों नहीं पहुँच पा रहे? इसकी दो वजह। एक चीज़ ये समझिए कि जो लोग दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग्स में या जो शहरों में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनमें से जिनका भी राब्ता आदिवासी समाज से नहीं है, वो दरअसल आदिवासी का ज़मीन से जो रिश्ता है, आदिवासी का जंगल से जो रिश्ता, उस रिश्ते को नहीं समझ पाते। उनका जो फीलिंग है, पर्सनल जो अंदर जो कनेक्शन है, जो वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते हैं। तो इसीलिए एक तो है, और दूसरा हमारे लोग जो बड़ी मुश्किल से अभी तैयार होना शुरू हुए, उनके पास भी संसाधनों की कमी है। क्योंकि अगर आपको कोई खबर करनी है, छत्तीसगढ़ जाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए आपके पास। आप बड़ी सीमित संसाधनों में अपना चैनल चलाते हैं या कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं, तो उनके पास भी वो संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे तैसे वो अपने खर्च पर जहाँ से भी वो जुगाड़ करके वो पहुँच रहे हैं और वो खबर को लाने की कोशिश करें, और यही मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ है। देखिए, अभी पिछले 4-5 सालों में ये होना शुरू हुआ है, और आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं, जैसे आप गई हैं और लोग भी जाएंगे, उम्मीद हम कर रहे हैं कि वो लोग भी जाएंगे और उनकी भी खबरें यहाँ तक आएंगी। और जिस बहुजन एका का ख्वाब हमारे पुरखे देख रहे थे, वो बहुजन एका जो है आने वाले दिनों में जो है सच में साकार होगी, और ये हमें पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितेंद्र मीना थे और उन्होंने पूरे आदिवासी मामले पे बताया कि कैसे हसदेव सिग्ने सिलगेर में जो मामला चल रहा है वो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया में या दिल्ली में नहीं पहुँच पाता, क्यों जो है बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूवमेंट।